हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हमने टॉपिक कर लिया था। क्या क्या कर लिया था हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था, कुछ मॉडल्स भी पढ़े थे, डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ लिया था हमने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट। तो इसके बेस पे क्वेश्चन बनता था जो कि क्वेश्चन पेपर में हमने देख लिया था। अब बारी आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, श्रोडिंगर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, या फिर कहीं ब्रांच है केमिस्ट्री की या फिर साइंस की कह सकते हैं हम, जिसके अंडर जो हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, ठीक है, आज तक हम मतलब आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले जितने भी मॉडल्स आए, जे थॉम्सन मॉडल आया, ठीक है, उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आया बोहर्स मॉडल, ठीक है, कोई भी मॉडल एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन या फिर एटम की जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो बताने में मतलब अनेबल थे। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 4 क्वांटम नंबर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स की बेस पे हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता पाएंगे कि असल में इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ पे रहता है और एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन्होंने ये इक्वेशन डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे दे दी थी। ठीक है, जो मतलब बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे ये, तो कुछ ही टाइम के अंदर इन्होंने उस इक्वेशन को डेराइव कर दिया था। तो वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। असल में इस इक्वेशन को मैं मतलब आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, जो कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर है, असल में साई क्या होता है? साई इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई भी वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो जो इसकी मैक्सिमम क्रस्ट की हाइट है या फिर ट्रफ की डेप्थ है, इसको क्या कहते हैं? हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर क्या है? डेरिवेटिव है साई का। ठीक है, डबल डेरिवेटिव है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। अब एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट क्या है? कॉन्स्टेंट है। ई होता है टोटल एनर्जी। ठीक है, ई होता है क्या? टोटल एनर्जी। वी क्या होता है? वी होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। असल में इस इक्वेशन का अभी तक हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका सॉल्यूशन इसको सोल्व करने के बाद हमें ये क्वांटम नंबर्स है, और इसका सॉल्यूशन जो है बीएससी में नहीं है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, एमएससी में, या फिर आगे पीएचडी करते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कितना जानने की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो ये इक्वेशन डेराइव कैसे की जाती है? ये इक्वेशन डेराइव की जाती है कि श्रोडिंगर ने जो है इलेक्ट्रॉन को एक वेव की फॉर्म में माना था, और जिसकी इक्वेशन बताई थी साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन बताई थी कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसके क्या होता है? वो ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है? एक्स क्या है? एक्स जो है डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ठीक है, लैम्डा होता है वेवलेंथ। ए क्या होता है? ए होता है कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे कि कर्ली साई बाय कर्ली एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा?
ए कोसाइन का क्या हो जाएगा, कोस 2πx/λ, और 2πx/λ जो है क्या आ जाएगा आगे, ठीक है, x तो खत्म हो जाएगा तो 2π/λ ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, करली साई बाय करली x इज इक्वल टू a 2π/λ और कोस 2πx/λ, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कोस है तो साइन हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ आपको, करली एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -4π² ठीक है, a साइन 2πx/λ, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है, ये होता है साई, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये होता है साई। तो साई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये आगे कैसे हो जाएगी देख लो, ये हो गया साई। अब लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिग लैम्डा होता है h/mv, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि ये है, ठीक है, -4π²m²v²/h² इंटू साई। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें v² की वैल्यू निकालनी है। v² कहाँ से निकालेंगे, v² निकालेंगे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन से। हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। V इज द पोटेंशियल एनर्जी, K इज द काइनेटिक एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करेंगे, काइनेटिक टोटल एनर्जी को E से, ठीक है। तो यहाँ से v² की वैल्यू निकालेंगे हम, E माइनस V और ये उधर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू v², ठीक है। तो यहाँ से v² की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। देखो यहाँ से v² की वैल्यू रख देंगे हम, कहाँ पे, इसमें, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी करली स्क्वायर साई बाय करली x² प्लस 8π²m/h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है जो कि है x, लेकिन श्रोडिंजर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल मोशन शो करता है, वो सर्कुलर मोशन शो नहीं करता, वो मतलब 3 डायमेंशनल शो करता है कुछ इस तरह से, ठीक है, हर डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में करेगा तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी जो हमने अभी प्रूव की है, ठीक है। करली स्क्वायर साई बाय करली x², ये तो x के रिस्पेक्ट में, ये y की, ये z के, ठीक है। लेकिन ये जितना भी मैंने आपको बताया ये एग्जाम में इसमें से मतलब ये डेरिवेशन तो पूछ सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ इसमें से इतना खास नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साई, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, या फिर साई स्क्वायर, ठीक है। असल में मैं आपको बता देता हूँ कि जो साई है, साई होता है एम्पलीट्यूड, इसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। मतलब इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस हमारी मतलब रियल लाइफ में हम इसका यूज इतना कर नहीं सकते। लेकिन साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, ठीक है। जो साई स्क्वायर है, या हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। असल में साई जो है एम्पलीट्यूड, उसका हमारा कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो होता है वो होता है इंटेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। हम साई स्क्वायर की वैल्यू से ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर कितनी है, ठीक है। जैसे कि ये है न्यूक्लियस, अब ये हम मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल शेप में एटम है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगी, ठीक है। साई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। और एक बात और हमें ध्यान रखने की, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, जहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 से 95% है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इतनी है, उस पर्टिकुलर जगह को हम कहेंगे ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल। आगे डिफरेंस आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3D स्पेस, ठीक है, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस
अराउंड द न्यूक्लियस वेयर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 90 to 95%, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग या फिर रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ना कि 3D। ठीक है, तो इस सर्कुलर पाथ को, जो ये 2 डायमेंशनल पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, तो कुछ और डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ ऑर्बिट और ऑर्बिट में। देखो, ऑर्बिट होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ होती है, देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं सर्कुलर पाथ होती है। लेकिन ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन होता है, यहाँ पर 3D मोशन होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर होता है, ये मैंने बता दिया। अब ऑर्बिट का जो ये क्या नाम साइज है, ये फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल्स की जो साइज है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी अलग अलग होते हैं। ऑर्बिटल्स 4 तरह के होते हैं, S, P, D एंड F। ठीक है, होते तो और भी हैं, लेकिन इतना यूज करते हैं हम, तो ये हम क्वांटम नंबर्स में पढ़ लेंगे भी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे। अब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा क्वांटम नंबर्स में से। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होता है, ये होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इंडेक्स नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ 4 इंडेक्स नंबर्स। 4 इंडेक्स नंबर्स का कलेक्शन होता है क्वांटम नंबर्स, जो कि कंप्लीट एड्रेस देगा हमें किसका, इलेक्ट्रॉन का। हम मान लेते हैं जैसे कि आप किसी विलेज में रहते हैं जिसका नाम है भानपुर। ठीक है, भानपुर। ठीक है, अब आपके घर की लोकेशन, मतलब आपके घर की लोकेशन या फिर आपकी लोकेशन कैसे पता चलेगी। सबसे पहले तो आपका मतलब ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री में। ठीक है, कंट्री में। उसके बाद पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में, उसके बाद क्या पता होना चाहिए हमें, स्टेट पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेट। उसके बाद आपका स्टेट पता चलने के बाद आपका विलेज। ठीक है, विलेज के बाद हमें पता होना चाहिए कि आपका हाउस नंबर क्या है, हाउस नंबर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें पता चलने के बाद मैं आपको अब हाउस नंबर पता चल गया तो हम बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्री पता लगाने के लिए तो इसी तरह से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और लास्ट वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये सोच लीजिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें कंट्री बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें स्टेट बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें विलेज बताता है और स्पिन क्वांटम नंबर हमें हाउस नंबर बताता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन 4 क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे और 1, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का मिलेगा इन चारों में से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम n से। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बताता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है न्यूक्लियस, ये है शेल। ठीक है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल। अब इलेक्ट्रॉन इन कोई भी शेल में हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे के शेल। ठीक है, के शेल, के के बाद एल, फिर एम, के एल एम एन ओ, ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल होगी हमारी, तो उसको हम क्या कहेंगे, के शेल। ठीक है, अगर एन की वैल्यू है 2 तो उसको हम कहेंगे एल शेल। ठीक है, ये नाम दे दिए कि फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं, सेकंड को एल, फिर के एल एम एन ओ पी, ऐसे चलती रहती है शेल। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1 से लेकर 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ शेल्स मैक्सिमम किसी भी एटम में हो सकती है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, एन की हो जाएगी। ठीक है, एन 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि
कोई एटम ऐसा नहीं है जिसके अंदर शेल नहीं है, ठीक है, शेल तो एटम में होंगी तभी वो एटम है। तो n की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, किसी भी एटम में कितनी शेल है, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि 4s, अब 4s क्या है, जो ये 4 है ना, ये 4 ये बताता है हमें n, ठीक है, ये मैं आगे बता दूं आपको। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, हम एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में, ठीक है। एनर्जी असल में मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं, जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर की, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमें एन की वैल्यू पता है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो जिस भी वो शेल में है वहां पर उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, किसके बेस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे। और ये जो चारों क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वांटम नंबर क्लियर है। सेकंड क्वांटम नंबर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, सेकंड वन है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम एल से, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, ठीक है, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। अब एल क्या है, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। 0 to n-1, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने पिछले उसमें निकाला है। अब मान लेता हूं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ठीक है, एन की वैल्यू है 1। अब n की वैल्यू 1 है तो यहां पर रखेंगे। अब 0 to 1-1, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1-1 क्या होगा, 0, मतलब 0 to 0 हम कह सकते हैं कि l की वैल्यू एक ही आ गई 0। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर मैं डायरेक्ट बात करूं हमें बताता है क्या, सब शेल, सब शेल, ठीक है, सब शेल बताता है। शेल तो होती हैं ये, जैसे कि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ठीक है, मतलब ये आपकी स्टेट है, ये हमारा इंडिया है, ये कोई और देश है पाकिस्तान, ये अमेरिका है, तो ये शेल्स हैं, ये है कंट्रीज। अब कंट्रीज के अंदर भी विलेज है बहुत सारे, विलेज नहीं सॉरी, स्टेट हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं। तो उन स्टेटों में से कौन से स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया कि आपका घर जो है इस स्टेट में है, ठीक है, मान लिया मेरा, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो ये हरियाणा स्टेट है यहाँ पे। तो हरियाणा के अंदर ये सब शेल जो है, ये पर्टिकुलर सब शेल ये बता देगी कि हाँ भाई ये स्टेट है, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू होती है 0, ये याद रखने वाली बात है, अगर एल की वैल्यू है 0 तो एस सब शेल होगी, ठीक है, एस सब शेल। अगर एल की वैल्यू है 1 तो क्या होगी, पी सब शेल, पी सब शेल। अगर एल की वैल्यू है 2 तो डी सब शेल, डी सब शेल। एल की वैल्यू है 3, एफ सब शेल। 4 तरह की सब शेल होती हैं, आगे भी हो सकती हैं, एल की वैल्यू 4 होगी तो एस पी डी एफ जी एच आई जे ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन चारों में ये हमारा जो है काम चल जाता है एस पी डी एफ, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू है 0 तो कौन सी सब शेल होगी, एस सब शेल। एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एन मान लिया हमने 2 है, मतलब सेकेंड शेल है हमारी, ठीक है, तो सेकेंड शेल होगी तो एल क्या होता है, 0 to n-1, ठीक है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, मतलब 0 to 1, मतलब 0 भी है 1 भी है, ठीक है। तो जो सेकंड शेल है उसके अंदर हमें 2 सब शेल मिलेंगी, कौन कौन सी, एस सब शेल भी और पी सब शेल भी, ठीक है। इसी तरह से n अगर 3 होगा तो 3 सब शेल मिलेंगी, एस बी, पी बी और डी बी। इसी तरह से n की वैल्यू जब 4 होगी तो एस पी डी और एफ 4 सब शेल मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है ये सारा। तो अब हमें पता चल गया कि शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है, ठीक है। शेल जैसे कि ये एक शेल है, इसके अंदर बहुत सारी सब शेल हो सकती हैं, एस सब शेल हो सकती है, पी सब शेल हो सकती है, डी सब शेल हो सकती है और एफ सब शेल हो सकती है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए आप कि ये पूरा एक कंट्री है और इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। अब स्टेट भी साइज के बेस पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कोई स्टेट छोटा होता है, कोई स्टेट बहुत बड़ा होता है, तो वो बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर बताता है, क्या बताता है, मैग्नेटिक, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम m से। तो थर्ड वन आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में हमें बताता है, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n से डिनोट करते हैं वो बताता है शेल, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से डिनोट करते हैं वो बताता है सब शेल, ठीक है। अब सब शेल भी जैसे कि हम ये मान लेते हैं कंट्री पता चल गया हमें स्टेट पता चल गया। अब हमें स्टेट तो पता चल गया, अब हमें स्टेट के अंदर विलेज भी देखना है, ठीक है। अब किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा विलेज होते हैं, किसी के अंदर कम विलेज होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में असल में ये बताता है हमें कि सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिट, डी सब शेल के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, ठीक है। 1 3 5 7 इस तरह से होता है। एफ सब शेल के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स कौन बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो m होता है -L2 + L थ्रू जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर L क्या होता है, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर L की वैल्यू है 0, L की वैल्यू 0 कब होगी, जब S सब शेल होगी, ठीक है। ये पता होना चाहिए हमें। तो m क्या हो गया, -02 + 0, मतलब ये 0 ही है, मतलब 0, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ गई। हमें 0 का मतलब ये नहीं कि 0 है, वो वैल्यू तो 1 मिली है ना, 0 भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो इसका मतलब असल में L जब 0 था तो वो S सब शेल थी। इसका मतलब S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, जो कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरह से तो मैं बता रहा था कि जो S सब शेल है उसके अंदर जो है सिर्फ एक सब शेल एक ऑर्बिटल होता है S सब शेल के अंदर। अब L की वैल्यू अगर होगी 1, तो 1 होगी तो M क्या होगा, -1 2 0 2 1, मतलब -1 फिर 0 फिर 1, मतलब 3 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। तो P के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिट। अगर L की वैल्यू होगी 2, तो M क्या होगा, -2 -1 0 1 2, मतलब 5। तो इसी तरह से D 5 और L की 3 होगी तो F के अंदर 7 होते हैं। तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमें ये पता चल गया कि जैसे कि हमारा स्टेट क्या था, हमारा सबसे पहले कंट्री था ये, ठीक है। ये n = 1 हमारी ये कंट्री है। अब इसके अंदर सब शेल कौन कौन सी है, S है, P है, D है और इसी तरह से F भी है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि हम S में हैं, P में है, D में है या फिर F में, ठीक है। अब उसके बाद भी हमें ये पता लगाना है कि अगर P में है तो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्बिटल में है, सेकंड में या फिर थर्ड में, क्योंकि हमें पता चल गया S में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 है और F में 7 है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें ये बताता है कि किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई स्टेट बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, तो उसी की बेस पे S सब शेल का जो साइज है सबसे छोटा होता है, उसके बाद P का, उसके बाद D का और F का सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। लास्ट वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, हमें ये बताएगा कि एक ऑर्बिटल में, जैसे कि ये मेरा S ऑर्बिटल है या फिर P सब शेल के अंदर ये 3 ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, आप ये मान सकते हैं कि ये आपका बेड है, ठीक है। अब आप अपने बेड पर सीधे लेटे हैं या फिर इस तरफ मुंह करके लेटे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन समझते हो, स्पिन का मतलब ऐसे रोटेशन। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्पिन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो हम उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से, क्लॉकवाइज है तो इस तरह से, ठीक है। तो स्पिन 2 तरह की हो सकती है, एक तो +½ और ऐसे है तो -½ ठीक है। ये सिंपली बताता है हमें क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज भी नहीं है, ये सिर्फ इतना बताएगा कि एक उसमें ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। n ऑर्बिटल कैन हैव
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल में एक बेड पर मैक्सिमम 2 बंदे आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, मतलब एक का फेस उस तरफ होना चाहिए, एक का इस तरफ होना चाहिए। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ठीक है, विद अपोजिट स्पिन, मतलब एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज, अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो वो रिपेल कर देंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन। तो ये होते हैं 4 क्वांटम नंबर्स। अब इन 4 क्वांटम नंबर्स के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एग्जाम में कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, फॉर द ऑर्बिटल 2p, एक मिनट लिख लेते हैं इसको, फॉर द ऑर्बिटल 2p 4d 6f, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स के लिए गिव द वैल्यू ऑफ n एंड l क्वांटम नंबर्स, हमें किसकी वैल्यू देनी है, n और l की, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n l x, ठीक है, ये याद रखना हमें, n l x, x क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, x होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू है क्या, 2, यहाँ पर n की वैल्यू है 4, यहाँ पर n की वैल्यू है 6, तो हम सिंपली बता सकते हैं n की वैल्यू 2p 4d और 6f के लिए क्या क्या है, 2 4 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बात रहेगी l की, l क्या होता है, l देखिए, l हमें याद होना चाहिए, l की वैल्यू s सब शेल के लिए होती है 0, ठीक है, p सब शेल के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। मैंने ये बता दिया था कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर p सब शेल है, तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसके लिए 1 होगी, l की वैल्यू, ये s की वैल्यू है, ये l की वैल्यू, ठीक है, s की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे है d, d के लिए क्या होगी 2, तो d के लिए हो जाएगी 2, और थर्ड है f के लिए हो जाएगी 3, तो ये होगी 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने, ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है, जो कि हमने सिर्फ लगभग 30-40 सेकंड में सोल्व कर दिया इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगी इसको सोल्व करने के लिए। अगर हमें याद है कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, पी के लिए क्या होगी, डी के लिए क्या होगी, एफ के लिए क्या होगी, ये आती कैसे मैंने बता दिया। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 होती है, ठीक है, सिंपल है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वांटम नंबर्स का। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा जो कि है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये वाला, और ये भी आएगा, आगे ही पढ़ेंगे हम इसको भी, ठीक है। अब ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बो और पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस वीडियो के 3rd पार्ट में। तो ठीक है गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।